नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 8 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज 3 इश्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो रहेगा कि यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है। इसका मतलब हम मेडिकल एजुकेशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरा कि जिस तरीके से अभी न्यूक्लियर थ्रेट की बात की जा रही थी यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में, तो उसके चलते अभी एशिया में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो जानेंगे। और तीसरा ये रहेगा जिसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन इन आर डेमोक्रेसी, कि हमारे यहाँ पर विमेन रिप्रेजेंटेशन कैसा है पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। 3 इश्यूज है, तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। अभी फर्स्ट जो आर्टिकल है वो तो देखो, रिविजिटिंग डेटरेंस। ये आर्टिकल लिखा गया है सी राजा मोहन जी के द्वारा। अभी आपको पता है जिस तरीके से यूक्रेन में वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर नेटो फोर्सेस एंट्री ना ले ले या यूएसए के जो मिलिट्री है वो कहीं इस वॉर में एंट्री ना ले ले, तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस कर दिया कि मैं न्यूक्लियर वॉर है उसका आउटब्रेक कर दूंगा अगर किसी ने भी ज़्यादा दखल अंदाजी की तो, और ये वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो एक सिग्नल है ना, इसके चलते पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि जैसे ही रशिया ने एग्रेशन दिखाया है कि यूक्रेन में, उसी तरीके से चाइना भी है वो अपने आसपास में, चाहे आप हिमालयन रीजन की बात करो या फिर ईस्ट चाइना सी की बात कर लो, ईस्टर्न एशिया की बात कर लो, वहाँ पर चाइना भी कहीं ना कहीं एक्सपेंशनिज्म की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो छोटे कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इन कंट्रीज़ में टेंशन के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हमें भी अब न्यूक्लियर वेपन है वो डेवलप करने चाहिए, एटमी पावर डेवलप करनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में राइटर बता रहे हैं कि ये अपने आप में डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, डेटरेंस का मतलब क्या है कि कोई भी दूसरा कंट्री अटैक करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर कंट्री पे अटैक कर दिया तो वो डेफिनेटली मुझे भी हार्म पहुंचाएगा। और यही कारण है कि अभी यूक्रेन के लोग भी इस चीज़ को लेकर के गिल्ट फील कर रहे हैं कि हमने क्यों 1994 में जब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूक्रेन सेपरेट हुआ था और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन उनको हाथ में भी लगे थे, उसके बावजूद उन्होंने क्यों रशिया को दे दिए और जो न्यूक्लियर वेपन थे उनको छोड़ दिया। आज अगर न्यूक्लियर वेपन होते तो क्या वाकई में रशिया हिम्मत कर पाता कि यूक्रेन में आज जिस तरीके से इन्वेड कर रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए जापानीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, उन्होंने भी कहा कि हमें भी अब जल्दी से जल्दी जो न्यूक्लियर वेपन है वो डेवलप करनी चाहिए या फिर जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन है उनको हमें डिप्लॉय कर देना चाहिए जापानीज सॉइल पे। क्योंकि एक तरफ तो जापान के लिए थ्रेट चाइना तो है ही, बाकी रशिया के साथ में भी इतने कॉर्डाइल रिलेशन नहीं है जापान के, अगर हम पास्ट में देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही। साउथ कोरिया में भी इसी तरीके से जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं उनमें बातचीत ये हो रही है, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद में वहाँ पर जो अभी प्रेसिडेंट है योन सो किएल, उन्होंने भी ये कहा है कि हमें भी न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया और दूसरी तरफ चाइना दोनों टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। और ताइवान में भी इसी तरीके की बात चल रही है कि ताइवान जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो डेवलप कर रहा है, जिससे कि चाइना अगर इन्वेड करे तो चाइना को काउंटर कर ले। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की बात भी की जा रही है कि यूके यूएस जो एग्रीमेंट हुआ है जिसमें यूके और यूएस मिलकर के 8 जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है वो हैंडओवर करेंगी ऑस्ट्रेलिया को। तो ये सिचुएशन क्या शो कर रही है कि एशिया वाले रीजन में भी हम देखें तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस तरीके से डेटरेंस क्रिएट की जाए कि अगर रशिया के लाइन पे ही चलते हुए चाइना भी एग्रेशन दिखाए तो उसको भी काउंटर करना ज़रूरी है, उसको भी रोकना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी तरफ रशिया ने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे डाल दिया, फरवरी की ही बात है। तो उसमें मेन काम था कि यूएस और नेटो को कैसे भी रोका जा सके, क्योंकि ये तो क्लियर है कि अगर नेटो या यूएस यूक्रेन में एंटर करते तो ये रशिया के लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता। तो ऐसे में एस्केलेशंस राइज ना हो, इस चीज़ को लेकर के यूएसए ने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि जी हमारा कोई रोल नहीं है वहाँ पर, और नेटो भी इसी तरीके से कर रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि मिलिट्री सप्लाई मतलब वेपन सप्लाई करना या फिर जो भी इंटेलिजेंस है वो सप्लाई करना, वो सारा सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को, पर एक होता है ना फ्रंट में आकर के फाइट करना, वो नहीं हो रहा है। एक यूक्रेन खुद क्या है, अपने आप में नेटो का मेंबर है नहीं, तो इस केस में नेटो का जो
एग्रीमेंट है, स्टेटमेंट है, वो भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। और अगर हम देखें यूरोप में, तो यूरोप की परिस्थिति कुछ ऐसी है, यूरोपियन कंट्रीज़ जिनमें आप यहाँ पर देख सकते हो मोटे मोटे नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, जर्मनी है, इटली है, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर न्यूक्लियर पावर जो शेयर है, दैट मीन्स कि यूएसए के जो न्यूक्लियर वेपन है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ये ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन रखने वाले कंट्रीज़ हैं। आपको पता है P5 मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जब फाइनलाइज की थी ना 1968-69 में, ठीक है, NPT, तो उसके टाइम से पहले ही अपने पास में न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रखे थे। हाँ, वो बात ठीक है कि ब्रिटेन और फ्रांस के पास में जो न्यूक्लियर वेपन है वो इतने ज़्यादा बड़े वाले या हाई लेवल वाले नहीं है, मॉडेस्ट कैटेगरी के ही हैं, पर है तो सही इनके पास में। दूसरा, इधर बाकी जो नेटो मेंबर्स हैं वहाँ पर यूएसए के न्यूक्लियर वेपन है वो डिप्लॉयड है। तो इस केस में ये चीज़ तो रशिया को क्लियर है कि भाई यहाँ पर मतलब एक ये जो बफर स्टेट है बेलारूस और यूक्रेन, इनको अगर क्रॉस करते ही देखा जाए तो वहाँ पर न्यूक्लियर वेपनरी ऑलरेडी तैयार है, पर उस चीज़ को रोकने के लिए रशिया ने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए थे और ये चीज़ एक ट्रिगर का काम कर गई। ठीक है, अगर हम करंट देखें तो अभी तो आपको पता है रशिया का यूक्रेन में इन्वेजन है, पुतिन जो है वो एडवेंचरिज्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरीके के लिए डेटरेंस की बात आ जाती है। कैसे कि आज अगर यूक्रेन पे अटैक कर दिया रशिया ने, तो कल को ना यूक्रेन से आगे बढ़ते हुए आगे भी एक्सपर्ट अपनी कह सकते हैं ना कि और ज़्यादा अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत पुतिन और ज़्यादा यूक्रेन के किसी और देश में अटैक कर ले, तो ऐसे में वहाँ पर डेटरेंस क्रिएट करना ज़रूरी हो जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो यूरोप में तो जो सिचुएशन है वो है ही, मतलब ये कि जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूरोप पिछले कई सालों से हॉलिडे पे था, मतलब आराम से फ्री, टेंशन फ्री चल रहा था, बट एक बार फिर से ये जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज राइज हो गए हैं यूरोप में। और ये चीज़ जो है वो इस बात से क्लियर होती है कि जर्मनी ने एक डिसीजन ले लिया है कि अभी तक जो हमने पैसिफिज्म का ट्रेंड या पैसिफिज्म अपना रखा था कि हमें मिलिट्राइजेशन नहीं करना है, खुद को और ज़्यादा कहते हैं ना कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा राइज नहीं करना है, क्योंकि जर्मनी दोनों वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़ा, वैसे तो करने को तो अक्यूज था पर बाद में अल्टीमेटली विक्टिम साबित हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे में जर्मनी ने अब डिसाइड कर लिया कि हम भी अब जो है हमारी तरफ से रीआर्मामेंट की तरफ जाएंगे, मतलब फिर से हमारे मिलिट्री को, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये एकदम क्लियर शो करता है कि कैसे इस रशियन एग्रेशन ने एक ट्रिगर दबा दिया है यूरोप में। एशिया की बात भी करें तो चाइना, जिस तरीके से न्यूज़ भी आई है बहुत सारी कि चाइना ने ताइवान की तरफ अपनी रुख कर रखा है, और जिस तरीके से हांगकांग को फोर्सफुली मर्ज किया है चाइना में अभी शी जिनपिंग की लीडरशिप में, वहाँ पर एक तरीके की सेमी गवर्नमेंट, सेमी ऑटोनॉमस एक कंट्री था वो, यूँ मानो आप कि जहाँ पर चाइना का पेट्रोनेस था बट साथ में डेमोक्रेटिक एथोस पर चलने वाला एक छोटा सिटी कंट्री था, ठीक है, सिटी स्टेट जिसको बोलते हैं। पर अभी आप देखते हो किस तरीके से हांगकांग में वहाँ पर प्रो कम्युनिस्ट जो भी लीडर्स थे उनको इंस्टॉल कर दिया गया है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी की बात कर लो या हिमालयाज की बात कर लो, दोनों एरियाज में चाइना किस तरीके से अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के चलते मजबूरन जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, इन तीनों कंट्रीज को सोचना पड़ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले ही अपने डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीमेंट कर लिए हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं उनको यूज करने के लिए, ठीक है। दूसरा, अभी हम देखते हैं कि चाइना को कंटेन करने में, या फिर अगर एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना को बैलेंस करने में रशिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पर अभी जो ये बीजिंग ओलंपिक्स जो हुए हैं ना, विंटर ओलंपिक्स, तो इनमें जिस तरीके से चीफ गेस्ट के तौर पे रशियन प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेजेंट थे और चाइना और रशिया के बीच में एक कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है, और यूक्रेन में जैसे ही रशिया ने इन्वेड किया तो चाइना ने पूरी बैकिंग दी है रशिया को। तो अब यहाँ पर मजबूरन चाइना अगर कुछ भी करता है तो रशिया को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बैलेंस वाला जो स्कोप है ना एशिया में, वो भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। फिर अगर ग्लोबल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी केवल यूक्रेन है, तो यूक्रेन तो यूरोप से ज़्यादा दूर नहीं है, पर ये जो एक ट्रेंड सेट हो रहा है ना
इसका असर हमें वेस्टर्न पैसिफिक मतलब वही ताइवान के पास में और ये साउथ कोरिया इधर भी देखने को मिलेगा। और इसी चीज़ को अच्छे से समझते हुए शिंजो अबे ने ये अनाउंस किया है कि हमें जो यूएसए के या फिर जो अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स है, अमेरिकन न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको हमें यहाँ पर डिप्लॉय करना चाहिए। इसके आगे अगर देखें तो यहाँ पर मेन जो है वो डेटरेंस। आज चाइना ने एग्रेशन दिखाई, फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन में हम बात करें, ईस्टर्न लद्दाख में, तो वो इंडिया की तरफ क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि इंडिया खुद एक न्यूक्लियर पावर है। तो ऐसे में दोनों कंट्रीज अपनी हदें जानते हैं, तभी तो एग्रेशन ज़्यादा नहीं हुआ। इसके आगे देखें, जापान में जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में आते आते न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे, तो जापान के लोगों में न्यूक्लियर वेपन को लेकर के एलर्जी है। बट अभी की जो सच्चाई है उसको भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये चीज़ अभी यूक्रेन के लोग फील कर रहे हैं कि अगर हमने 1994 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे, ठीक है, जिनके तहत बुडापेस्ट एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, या फिर ये एक गारंटी दी गई थी कि यूक्रेन को कि आपकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और उस गारंटी के बेसिस पे यूक्रेन ने सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो न्यूक्लियर वेपन बचे थे वो ऐसे कैसे अगर रशिया को नहीं दिए हुए थे, तो क्या आज रशिया इस तरीके की हिमाकत कर पाता कि वो एंट्री ले लेता, इस तरीके से वहाँ पर हैवॉक मचाता? तो ये चीज़ सिग्नल देती है यहाँ पर। तो यही है। दूसरा, यूएसए ने अगर वेस्टर्न पैसिफिक या ईस्टर्न एशिया की हम बात करें, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इनको लगातार डिस्करेज किया है कि आपको न्यूक्लियर वेपन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी गारंटी लेते हैं सिक्योरिटी की। पर जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन एक चीज़ बार बार कह रहा है कि नेटो और यूएस, इन कंट्रीज़ ने मिलकर के बोला हमारे साथ धोखा किया है, या फिर आप लोगों के ही कॉन्फिडेंस के चलते हमें कहीं ना कहीं ये कदम उठाना पड़ा है कि हमने रशिया से दुश्मनी मोल ले ली खुले में। तो आज यूएसए वहां पर अगर डिफेंड करने नहीं आता है, तो इसका मतलब अगर चाइना अगर एग्रेशन दिखाए तो वहां पर इमीडिएटली क्या इस तरीके से उनको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा? तो विश्वास वाली बात भी एक आ जाती है। एक खुद की सीधी सी बात है, खुद के हाथ में जो पावर होती है वही पावर होती है, ठीक है। तो ऐसे में तीनों कंट्रीज, यही तीन छोटे कंट्री है ना, ये तीनों कंट्रीज अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। साथ में अपनी चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो उनको इंक्रीज करना हो, या न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन्स होती है उनको स्ट्रेंथन करना हो, ठीक है। तो यही चीज़ बताई जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया का आपको पता ही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चाइना अपनी पकड़ बनाता चला जा रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहले ही रेडी है, ठीक है। एक दिन कमेंट भी आया था, आप में से किसी ने किया था, नाम तो ध्यान नहीं है मुझे, उन्होंने ये बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का हाल इतना बुरा है कि वहाँ पर हर एक प्रोडक्ट आप चाइनीज़ देखोगे, मतलब ये देखोगे ना आसपास में, तो पता नहीं पड़ेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हो कि चाइना में घूम रहे हो। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का इंटीग्रेशन था चाइना के साथ, और अब चाइना अपनी दादागिरी चलाने लग गया, तब जाके ऑस्ट्रेलिया जगह है, ठीक है ना। तो ये है पूरा सिनेरियो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डेमोक्रेसी फॉर हर। आर्टिकल को लिखा है एसवाई कुरैशी जी, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो परिस्थितियां थी उसमें तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो लेडी लीडर्स हैं उनका रोल बहुत ही अच्छे तरीके से इमर्ज होकर के आया उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। जैसे कि न्यूजीलैंड में जेसिंडा अर्डर्न, मतलब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, इसी तरीके से ताइवान की प्रेसिडेंट शाइंग वेंग, इसी तरीके से फिनलैंड में भी सना मरीन, और के शैलजा केरला में, इन्होंने पेंडेमिक के टाइम पे शानदार परफॉर्मेंस दिया। इसके आगे अगर लोकल लेवल पे हम देखें तो रुड़की की जो लोकल ऑफिशियल, हेल्थ ऑफिशियल, जिनका नाम दलजीत कौर, उन्होंने शानदार परफॉर्म किया। लोकल लेवल पे पंचायत लेवल के जो सरपंच है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से सिंह वाहिनी, रितु जायसवाल, ऐसे ही आप देखो यहाँ पे देखो चंदना म्यूनसिपैलिटी, नेपाल की मेयर, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि लोकल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे आप देखो वुमेन पार्टिसिपेशन कोविड को कंटेन करने में ज़बरदस्त रहा है। पर सवाल यह है कि हमारे देश में अगर हम देखें तो एक तो लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल्स को देखो, और एक हमारी सोसाइटी में फीमेल्स की कंडीशन देखो। तो बोला लीडरशिप में जो लेडी आती है वो तो एकदम कहते हैं ना कि एकदम सॉलिड, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में तो उनकी पर्सनैलिटी दिखती है। बट अगर हम लोकल इश्यूज पर जाकर के देखें तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं
औरतों के साथ में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे फिर वो डोमेस्टिक या फिर वर्क प्लेस पे वायलेंस हो या हरासमेंट हो, या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन की बात करो या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करो। तो यहाँ पर एक प्रॉपर अप्रेजल की ज़रूरत है, तब जाकर के ये सही हो पाएगा। तो ये जो पैराडॉक्स है ना, जिसमें एक डाइकोटॉमी देखने को मिल रही है, जो गैप देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तो अपर लेवल पे जैसे ही पहुंचती है तो स्ट्रांग वुमेन आ जाती हैं। जैसे आप देखो इंपॉर्टेंट लीडर्स में इंदिरा गांधी का नाम देख लो, चंद्रिका कुमारतुंगा की बात कर लो, श्री माओवा भंडार नाइके, खलीदा जिया, शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो, लिस्ट है लंबी। ये ऐसी वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनके मुकाबले में अभी तक अगर देखें तो वेस्टर्न सोसाइटीज ने भी इतनी स्ट्रांग वुमेन लीडर नहीं दी है, ठीक है, जबकि साउथ एशिया ने ऐसा किया है। बट उसके जस्ट उलट अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर सोसाइटी में औरतों का हाल क्या है वो अभी भी हम समझ सकते हैं। तो ज़रूरत क्या है कि हमें ग्रास रूट लेवल पे कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की इलेक्शंस के बाद में, तो इंडिया में अगर हम देखें तो लगातार इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन मतलब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ग्लोबल रैंकिंग की अगर बात करें तो इंडिया लगातार उस पर डिक्लाइन करता चला जा रहा है। इसमें क्या शो किया जाता है कि पार्लियामेंट में जितनी टोटल स्ट्रेंथ है ना, उसका कितना परसेंट फीमेल्स हैं। तो 2014 में हमारे यहाँ पर 117 फीमेल हुआ करती थी, जो कि बढ़कर के 143 हो गई जनवरी 2020 में, ठीक है। तो नंबर्स में तो इंक्रीज है, पर अगर हम देखें ओवरऑल पार्लियामेंट्री प्रेजेंस की अगर हम बात करें, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो परसेंटेज वाइज देखें तो 550 सीटों में से पार्लियामेंट की अगर बात करें तो 550 तो एक और 250 एक, तो ऐसे अगर हम देखें तो ओवरऑल कितनी सीट्स हो गई, लगभग 800 सीट्स हैं। इन 800 सीट्स में से 143, तो इतना ज़्यादा कोई फिगर नहीं आ रहा है। जबकि पाकिस्तान में नंबर 106 हैं, बांग्लादेश में 98, नेपाल में 43 और श्रीलंका 182। ये इंडिया से आगे परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब टोटल नंबर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ फीमेल पार्लियामेंट में जो है वो ज़्यादा हैं, ठीक है। 2019 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्कॉलर का कोट देना है यहाँ पर, कैरोल स्पैरी और एसएम राय, इन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि अगर हम वाकई में टारगेट करना चाहते हैं कि लोकसभा में टोटल जितनी सीटें उनमें 33% सीट्स वुमेन के लिए वुमेन ऑक्यूपाई करें, तो जिस तरीके से जो हम अभी पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, उसमें हमें लगभग 40 साल लग जाएंगे। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डिले कर जाएगी। तो ज़रूरत क्या है, एक प्रॉपर मैनर में वुमेन रिजर्वेशन बिल लाने की। इससे क्या हो कि इनके लिए 33% वुमेन के लिए जो सीटें हैं 33% वैकेंट कर दी जाए। इससे क्या होगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन आप लीगली इंश्योर कर पाओगे। अगर हम देखें इंडिया में करंटली एमपीज कितनी है, अराउंड अभी 78 बताई जा रही है लोकसभा की। पर्टिकुलर हम लोकसभा पे फोकस करें तो लोकसभा में 78 एमपीज हैं। अब इन 78 एमपीज में से रिप्रेजेंटेशन कितना आ रहा है, 14.6%। अब वैसे देखा जाए तो ये अपने आप में कितना कम है, पर हिस्टोरिकली कंपैरिजन किया जाए तो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा औरतें अभी रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे इलेक्ट होकर के लोकसभा में बैठी हैं, ठीक है। 2019 तक तो केवल 9% ही हुआ करती, जो कि बढ़ करके 14% तो आ गई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वुमेन कैंडिडेट जो भी चुनाव में खड़ी हुई है ना, उनके जीत के चांसेस मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिले हैं। जहां पर वुमेन की स्ट्राइक रेट तो कितनी है, 73%, जबकि मेल कैंडिडेट की स्ट्राइक रेट देखोगे तो 66% आ रही है। यहां पर आप देख सकते हो 66% आ रही है। इसका मतलब इनको रिप्रेजेंटेशन अगर औरतों को अगर आगे लाया जाए, वुमेन को आगे लाया जाए, तो इनको डेफिनेटली पूरा मौका मिले, तो ये अपनी स्कोरिंग भी अच्छी दे रहे हैं। मतलब एक होता ना विनेबिलिटी चांसेस, वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने जब ये अभी इलेक्शन हुआ है, असेंबली इलेक्शन, इसमें लगभग 50 वुमेन कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, उनमें से 40 वुमेन कैंडिडेट जीती। तो ये अपने आप में राइटर है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई आप इस पर ध्यान दो, अगर इस पर हम काम कर लेंगे तो हमें आउटकम डेफिनेटली मिलेगा। वैसे उड़ीसा की बात करो या फिर आप बात कर लो वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक जी ने 2019 के जो जनरल इलेक्शन थे ना लोकसभा वाले, उसमें ममता बनर्जी ने तो 40% सीटों पे औरतों को खड़ा किया था। जहां पर भी तृणमूल कांग्रेस की सीटें थी उनमें 40% फीमेल्स के लिए रिजर्व कर दी थी, और नवीन पटनायक जी ने 33% कर दी थी। तो ये एक लर्निंग देते हैं कि चलो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई कदम नहीं उठाए ना,
तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकती हैं, कम से कम स्टेट्स जो है वहां पर तो इस तरीके के प्रोविजन कर देने चाहिए। अगर इंडिया और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज की अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर वोटिंग में अब धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि एक जमाना था 1962 का, उस टाइम पर जितना वोटर टर्नआउट था, जितनी वोटिंग हुई थी ना, उसमें आप देखो कि मेल वोटर्स थे वो फीमेल के कंपैरिजन में 16% ज्यादा वोट करके आए थे। मतलब 100, अगर फीमेल 100 वोट करने गई तो मेल्स कितने गए? 116 जने, ठीक है। और आज आप देखो 6 दशक के बाद में 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए वहां पर विमेन वोटिंग पार्टिसिपेशन जो था मेंस के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहां पर पॉलिटिकल अवेयरनेस फीमेल्स में बहुत हद तक आ चुकी है, ठीक है। इसके आगे आप देख सकते हो कि विमेन वोटर्स का अगर टर्नआउट बढ़ रहा है, इसका मतलब उनका सीधा सा रोल है, पॉलिटिक्स में उनका सीधा पार्टिसिपेशन है। इसमें जो भी प्रोग्राम्स हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अलग अलग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट्स के द्वारा रन किए जा रहे हैं जिससे कि विमेन एम्पावरमेंट आ रहा है, विमेन अवेयरनेस आ रही है, ठीक है, कि भाई कैसे हम सोसाइटी में जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसको हम ठीक कर सकते हैं। इनके बारे में जागरूकता, कौन सी पार्टी है वो औरतों के लिए अच्छी पॉलिसी लेकर के आ रही है, इनसे संबंधित उनको जागरूकता आ रही है ना, तो इसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि वो वोट देने से भी अब पीछे नहीं हटती। इसका एग्जाम्पल जैसे तृणमूल कांग्रेस के द्वारा कुछ स्कीम चलाई जा रही है जिनमें मेन फोकस ही वुमेन सेंट्रिक है। इसकी चलते क्या हो रहा है कि ये एक बहुत ही बूस्टर का काम भी कर रही है इस पर्टिकुलर पार्टी की जीत में। जैसे एक तो स्वास्थ्य साथी योजना चला रखी है जिसमें एक हेल्थ कार्ड बनता है और उसमें हेड ऑफ द फैमिली के तौर पे फीमेल को दिखाया जाता है। इसके अलावा कन्याश्री प्रकल्पा देख लो, रूपश्री प्रकल्प देख लो, ये ऐसी प्रोग्राम चला रखे हैं तृणमूल कांग्रेस ने जिसमें कन्याश्री में तो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है एक गर्ल्स की एजुकेशन की से संबंधित, और रूपश्री में शादी के टाइम पे सपोर्ट दिया जाता है। तो ये चीजें क्या शो कर रही हैं कि वाकई में एनकरेजमेंट लाने के लिए सरकार कैसे कैसे काम कर सकती है। ऐसी बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत आपको पता है कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुलाए हैं, और आजकल तो हेड ऑफ द फैमिली के तौर पे वुमेन को दिखाया, जैसे जैसे उज्ज्वला स्कीम की बात ही कर लो, है ना, जिसमें गैस सिलेंडर दिया जाता है, राशन दिया जाता है। तो उसमें भी क्या है कि कहीं ना कहीं हेड ऑफ द फैमिली के तौर पे वुमेन को दिखाया जा रहा है। दूसरा, डीबीटी स्कीम के तहत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, या फिर आप देख लो मैटरनिटी बेनिफिट जो बिल है 2017 का, ये ऐसे लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं जिनके चलते औरतें और ज़्यादा एम्पावर्ड फील कर रही हैं। आज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ना, ये हेल्थ से रिलेटेड जो स्कीम चलाई है सरकार ने, ठीक है, इनके तहत अगर आप देखो तो 2011 से 13 के बीच में 1 लाख औरतें जब बच्चे को जन्म देती थी तो उन औरतों में से 167 औरतों की डेथ हो जाया करती थी, जो कि 2016 से 18 के बीच में कितनी हो गई है? 113। इसका मतलब अच्छी खासी हेल्थ फैसिलिटीज हम डेवलप कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आज जॉब गोइंग जो फीमेल्स हैं उनके लिए फैसिलिटी कितनी अच्छी की है। पहले 12 वीक्स की ही केवल मैटरनल लीव मिला करती थी, पेड मैटरनल लीव, जो कि बढ़ा करके 26 वीक्स की कर दी गई है। तो ये चीज़ें शो कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कितना एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, पर्टिकुलरली वुमेन की हम बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब धीरे धीरे अपनी तरफ से और ज़्यादा इंकरेजमेंट कर रही है। अच्छा, केवल पॉलिटिक्स ही नहीं, दूसरे ऐसे सेगमेंट्स भी है जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट है। जैसे आप देखो कि पाकिस्तान में औरत मार्च, जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। शाहीन बाग में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 का आया था उसके खिलाफ में, उन प्रोटेस्ट को लेकर के भी आप देखो कि किस तरीके से वहाँ पर ऑब्जेक्शंस 2015 क्या मतलब अमेंडमेंट फाइनली फिर आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन में आया था 2019 के लगभग। तो फिर ये शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुए थे उनमें भी किस तरीके से वुमेन लीडरशिप आई थी सामने निकल के। तो डेमोक्रेसी में इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत हद तक जो है अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग तरीके से इंक्रीज होता है। तो एक प्रॉपर वुमेन रिजर्वेशन बिल लाने की जरूरत है जिससे कि इनको एक इंश्योरिटी दी जा सके, और ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा। और जब पॉपुलेशन का 50% पार्ट और अच्छे से परफॉर्म करता है ना, तो उसका रिजल्ट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो ये चीजें सीखी जा सकती है ममता बनर्जी और नवीन पटनायक जी से, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, 15th सेंचुरी के एक बंगाली पोइट है, उनकी एक कोट यहाँ पर बता रहे हैं, बंगाली पोइट रामोनी, उनका ये कहना था कि एक लो कास्ट की जो वॉशर वुमेन थी, दैट मीन्स धोबन थी,
उनका एक गाना यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहूँगी उस ज़मीन पर जहाँ पर अन्याय होता है, इसके बजाय तो मैं वहाँ पर चली जाऊँ जहाँ पर, मतलब आप कह सकते हो कि मतलब मुझे वहाँ पर जाना पसंद है जहाँ पर एक तरीके से जालिम ना हो, मतलब जालिमों की जगह छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा अगर इसी तरीके से मेरे साथ अन्याय होता रहा तो इस तरीके की ये कोटेशन दी रही है, ठीक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट में आप ये कोट कर सकते हो कभी भी कि किस तरीके से हम हमारे यहाँ पर जो हमारा फीमेल काउंटर पार्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत ये 15th सेंचुरी के बंगाली पोइट की जो ये कोट है ना, इसको आप कोट करके फिर बाद में ऐसे राइटिंग और ये कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, लिख लो आप इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द क्योर एट होम। देखो ये आर्टिकल लिखा है के श्रीनाथ रेड्डी जी ने। इनका ये कहना है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा और उसमें ये कहा कि आप जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना यूक्रेन से, जो जान बचा करके मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके लिए हमें कुछ प्रोविज़न करने होंगे जिससे कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए जा सके हमारे देश में, और उन मेडिकल कॉलेजेस में महंगी एजुकेशन ना मिले, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे बच्चे यहीं पर रुक जाएंगे, नहीं तो ब्रेन ड्रेन होगा, वो सीखने के लिए बाहर जा रहे हैं और बाहर जा करके अगर उनमें से कोई भी बंदा अगर वहीं की वहीं सेटल हो जाता है तो उस केस में हमारे यहाँ से तो ब्रेन ड्रेन हो गया कि जो एक एजुकेटेड इंडिविजुअल्स वो बाहर चले गए। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी अगर देखें तो 18,000 के लगभग हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन से अभी निकाले जा रहे हैं वहाँ से। तो अभी एक तो पॉइंट क्या आ जाता है कि क्यों हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसको हम नीट एग्ज़ाम बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट 2021 जो हुआ था। इसकी अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो इसमें 16 लाख के लगभग स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया और पास हुए थे 88,120 बच्चे। और टोटल मेडिकल कॉलेजेस अगर इंडिया में देखें तो 562 मेडिकल कॉलेजेस है। ये डेटा काम का है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आप देखो कि बाकी बच्चों ने फिर या तो नॉन मेडिकल कोर्सेज में अपने को एनरोल कर दिया या फिर फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में वो चले गए। कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड भी अगर एजुकेशन कोई एमबीबीएस की लेना चाहे तो उस बंदे को यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता है। दूसरी तरफ अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो सरकार ने वैसे तो और ज़्यादा एक्सपेंड किए हैं कॉलेजेस को, तो टोटल नंबर जो है वो इस साल के एंड तक जहाँ तक है प्रॉबेबली 596, मतलब 600 के लगभग मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे और टोटल सीट्स कितनी हो जाएगी 89,875 सीट्स। ऐसे में अब यहाँ पर देखो कि अगर ये नंबर ऑफ कॉलेजेस राइज हो रहे हैं तो भी कितनी कम सीटें हैं, इसका मतलब बैरियर अभी भी ज़्यादा है। तो ऐसे में बच्चे मजबूरन चाइना, रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, फिलीपींस, कजाकिस्तान यहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पर फिर ज़्यादा पैसा इनको देना पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पहले चलती थी, अब तो देखो उसको टेक ओवर कर लिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने वैसे तो अनाउंस कर दिया है कि जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे थे यूक्रेन में, है ना, उन बच्चों को अभी इंडिया में 12 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो उन बच्चों को इंटर्नशिप करने का मौका इंडिया में दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल्स हैं मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच्ड उनमें। पर सवाल ये है ना, जिन बच्चों की एजुकेशन अभी 1 साल 2 साल या 3 साल की या बीच में उनको आना पड़ गया जान बचा करके मजबूरन, उनका क्या पहले तो यही टेंशन थी कि जान कैसे बचे, अब जान बच गई तो फ्यूचर का क्या, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया गया, ठीक है। तो उसमें यह पता पड़ा कि हमारे बच्चे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी इनको कारण तो हमने देख ही लिए, खैर बहुत सारे एक कहता ना कि साइड इफेक्ट्स भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे एक तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज़, जो फॉरेन कॉलेजेस हैं वहाँ पर वहाँ की जो लोकल जो होती है ना एस्पेक्ट्स, उनके हिसाब से एजुकेशन दी जाती है। जैसे कि मलेरिया और काला अजहर, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंडिया में बहुत हैं हमारे यहाँ पर रशिया और यूक्रेन में जिन बच्चों ने एजुकेशन लिया ना, उनको इन बीमारियों के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। अब वो बच्चे आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे या फिर यहाँ पर अपनी सर्विसेज देंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसके आगे सिलेबस जो है वो भी अपने अपने कॉलेज अपने अपने जो कहते हैं ना कि अलग अलग कंट्री में अपने हिसाब से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा देखनी होगी इंडिया स्पेसिफिक, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चे आकर के अगर इंडिया में सर्विस देना चाहें अपनी, तो उनके लिए उसी हिसाब से काम होना चाहिए। तो
ज़रूरत है हमें कि मेडिकल कॉलेजेस ओपन किया जाए। ये तो हो गई, चलो ठीक है, एजुकेशन की बात। अब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। देखो जी, बात ऐसी है, हमारे यहाँ पर 10,000 की पॉपुलेशन पे केवल 4.8 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो ऐसे में नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स या जो डॉक्टर हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो भी कमी है, और मेडिकल कॉलेजेस की कमी है, और हॉस्पिटल्स की भी कमी है। तो ये इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर रोल आ जाता है फिर प्राइवेट सेक्टर का। बट प्राइवेट सेक्टर में अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, तो अभी मैंने बताया कि करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर पढ़ तो लेते हैं, पर वहाँ पर भी टेंडेंसी ये रहती है कि हम बाहर ही जाएं, थोड़ा सस्ते में काम हो जाए। तो एक तो ये आ जाता है कि वो जो कॉस्ट वाला जो इशू है ना, वो थोड़ा ठीक किया जाए। दूसरा ये कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो सेकेंडरी लेवल के होते हैं, देखो प्राइमरी हॉस्पिटल तो गांव में हो जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाते हैं सेकेंडरी, और बाद में फिर आप बड़ी सिटीज़ में देखो तो टर्शियरी लेवल की वहाँ पर हॉस्पिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं ना, इनको इंफ्रास्ट्रक्चरली मैन पावर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, और गाँव में भी जो है डिप्लॉयमेंट प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन अभी भी बहुत है, और आने 2050 तक आप मान के चलो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अभी 2030 तक भी देखें, अभी तो खैर सेंसस नहीं हुई 2021 की, अभी सेंसस होती तो लगभग हमारा 37 to 40% के लगभग अर्बनाइजेशन हुआ है, अभी भी बहुत बाकी है। तो ऐसे में गाँवों को भी हमें स्ट्रेंथन करना होगा प्राइमरी सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा अगर देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल आ सकता है, पर वहाँ पर एक तो क्या कारण बन जाता है प्राइवेट सेक्टर में कि बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं, महंगा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, और जो फीस स्ट्रक्चर है एजुकेशन में भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं। तो ये चीज़ें बार बार राइटर के द्वारा बताई जा रही है कि हमें इन चीज़ों को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। इसके आगे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो अभी स्टेट्स को थोड़ा सा असिस्टेंस प्रोवाइड करे। एक तो स्टेट गवर्नमेंट भी है, वो भी आगे आए, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से स्पॉन्सरशिप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करे स्टेट्स को, जिससे कि नई मेडिकल कॉलेजेस खुल सकें। वैसे तो सरकार ने अपनी तरफ से 157 न्यू मेडिकल कॉलेजेस के लिए बोल दिया है, पर अब जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरतों के हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हमारे पास में अवेलेबिलिटी है नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़ बनती रहती हैं। मतलब शहरों में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और ज़्यादा पैसा और लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो, और ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो अर्बन एरियाज़ में सर्विसेज देते हैं, और दूसरी तरफ रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे में जब ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है शुरुआत में, वो ट्रीटमेंट गाँव में अगर मिलना शुरू हो जाए या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मिलनी शुरू हो जाए, तो उनको फिर बाद में बड़ी सिटी की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। साथ में नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स के साथ में जो नर्सेस काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हमें करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल हमें एक मल्टी लेयर्ड, मल्टी स्किल्ड हेल्थ वर्कफोर्स तैयार करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ कोविड ने भी हाईलाइट किया है। अब देखो, एक तो सवाल ही आ रहा है सबसे बड़ा कि अब यूक्रेन से जो बच्चे आ गए हैं उनका क्या। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर इन बच्चों को एमबीबीएस कोर्सेज में एंट्री दिला देते हैं, मान लो कि वहाँ पे आप एमबीबीएस कोर्स बीच में छोड़ कर के आ रहे हो, तो यहाँ पर जो रेगुलर नीट क्वालिफाइड जो इंडिविजुअल्स ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे हैं, वो लोग रोड पे आ जाएंगे कि भाई हमारे बराबर कैसे हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसका एक रास्ता बताया जा रहा है, वो ये कि जो बच्चे यूक्रेन से लौट के आ रहे हैं ना, उनको बीएससी इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में एनरोल कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनका टारगेट क्या है, मेडिकल फैसिलिटी या पब्लिक हेल्थ में ही पार्टिसिपेशन देना है ना अपनी सर्विसेज दे करके। तो बोला पब्लिक हेल्थ में ही अपना करियर बनाने के लिए ये एक ऑप्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 भी इस बारे में कहती है कि जो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर है वो हमें तैयार करने की ज़रूरत है। तो ये बीएससी इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है ना, इनके इंडिविजुअल्स को हम पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, उनका डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। अगर हम हेल्थ सेक्टर की पर्टिकुलरली बात करें, तो ऐसे में एजुकेशन और हेल्थ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हमने देखा। ठीक है, तो ये यूक्रेन का जो क्राइसिस है, जिसमें हमने बच्चों को वहाँ से निकालना शुरू किया है और बहुत हद तक निकाल भी लिया है, तो वो एक कैटालिस्ट, एक सपोर्टर, एक बूस्टर का काम कर सकता है हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो ये 3 आर्टिकल्स थे, तीनों को हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।